तो जैसा कि आपको पता है कि आरपीएफ एसआई की वैकेंसी आ चुकी है, तो उसी के बारे में आज अपन डिस्कस करते हैं। क्या क्या उसके लिए क्वालिफिकेशन मांगा गया है, उसकी एग्जाम कब होगी, कौन कौन से सब्जेक्ट उस एग्जाम के अंतर्गत आएंगे, कितना टाइम रहेगा, कितने क्वेश्चन रहेगा, तो वन बाय वन समझते चलते हैं। तो आरपीएफ एसआई की जो वैकेंसी आई है उसके अंतर्गत क्या क्या पूछा गया है वो सारी चीजें अपन वन बाय वन समझते चलते हैं। तो देखते हैं अपन आगे। तो यहां दे रखा है आवेदन की प्रारंभिक तिथि कब है। तो आवेदन की प्रारंभिक तिथि की अगर हम बात करें तो आवेदन की जो प्रारंभिक तिथि है वो 15/4 से शुरू हुई है और ये चलेगी 14/5 तक, ये आपको याद रखना है। तो 15 अप्रैल से लेकर 14 मई के बीच में इसका डेट रहेगा। उसके बाद में इसमें संशोधन और पेमेंट करने की जो डेट रहेगी वो आपको 24/5 तक इसमें मिलेगी। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो सबसे पहले अपन ने प्रारंभिक तिथि देखी। प्रारंभिक तिथि 15/4 से लेकर 14 मई तक का डेट आपको दिया गया है। उसके बाद अगर अपन देखें तो पद का नाम क्या है, तो उप निरीक्षक या आप एसआई बोल दीजिएगा। और लेवल 6 के बाद में अगर अपन इसका ग्रेड पे देखें तो 35,400 इसका ग्रेड पे है। और अगर अपन बात करें कि कुल भर्तियां कितनी होगी तो 452 भर्तियां इसमें रहेगी। तो टोटल जो आरपीएफ में पोस्ट आई है वो 452 पोस्ट है। इसके लिए जो एज लिमिट क्या रहने वाली है, तो एज लिमिट रहने वाली है 20 से लेकर 28 साल के बीच में इसकी एज लिमिट रहेगी। समझ में आया? तो 20 से लेकर 28 के बीच में इसकी एज लिमिट होने वाली है। और आपको याद रखना है एज को कब चेक किया जाएगा या कब मापा जाएगा, तो 1 जुलाई 2024 को मापा जाएगा। मतलब 1 जुलाई 2024 से चेक किया जाएगा कि एज किसकी कितनी है। तो आपको याद रखना है एज लिमिट जो बच्चे 20 और 28 के बीच में है तो वो इसके लिए एलिजिबल है। अगर 20 से आपकी एज कम है तो आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते, ये चीज याद रखना है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग डेट बता दी, एंड डेट बता दी, इसका ग्रेड पे इतना है और इसकी जो वैकेंसी है 452 वैकेंसी टोटल इसके अंतर्गत आई हुई है। अब देखते आगे। अब ये याद रखना कि कोविड-19 के कारण इसमें 3 साल की आयु की आपको छूट दी गई है, ये चीज याद रखना। वैसे इसकी जो एज थी वो 20 से लेकर 25 एज थी, पर 3 साल आपको जो दिया गया है उसके तहत इसकी एज को 28 कर दिया गया है। तो याद रखना आरपीएफ एसआई की जो अब एज बढ़कर कितनी हो गई है, तो 20 से लेकर 28 के बीच के आप एज लिमिट के दायरे में आते हैं तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। एज को काउंट कब किया जाएगा, तो 1 जुलाई को काउंट किया जाएगा, ये याद रखना है। ठीक है। उसके बाद में अगर अपन देखें आगे तो इसमें यह भी दे रखा है कि परीक्षा के चरण क्या क्या होंगे, परीक्षा किस किस बेसिस पर होगी। तो परीक्षा के चरण में पहले आपको सीबीटी होगा और दूसरे चरण में सीबीटी में प्रदर्शन के बाद में पुरुष, महिला या भूतपूर्व सैनिक के लिए प्रत्येक संवर्ग में रिक्तियों का 10 गुना। मतलब अगर वैकेंसी कितनी निकली है, 1 वैकेंसी है, तो उसके लिए 10 लोगों को वो क्वालिफाई करेंगे। तो जितनी भी वैकेंसी उसका 10 गुना ये लेंगे। तो इसके लिए 10 गुना का फिजिकल होगा, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है। यहाँ पे ये भी दे रखा है कि अगर अपन बात करें नेगेटिव मार्किंग क्या होगी, तो नेगेटिव मार्किंग की अगर अपन बात करें तो नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। 1/3 का मतलब ये है 33.33% नेगेटिव मार्किंग रहेगी। मतलब आपने अगर 3 क्वेश्चन सही करे और मतलब 3 क्वेश्चन रॉन्ग करे और 1 क्वेश्चन सही करा है तो आपको 0 नंबर मिलेगा, क्योंकि 1 क्वेश्चन सही होने के जो नंबर रहेंगे वो 1 रहेगा और 3 गलत होने के 1/3 के हिसाब से कटेंगे तो 1 नंबर उसका कट के तो आपके कितने नंबर हो जाएंगे, 0। 3 गलत 1 सही का मतलब 0 हो जाएगा, ये चीज याद रखना है। तो नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है 1/3 और इसमें फिजिकल के लिए जो क्वालिफाई करेंगे तो वो 10 गुना लोगों को क्वालिफाई करेगा, ये चीज याद रखना है। एज लिमिट की बात करें तो 20 से लेकर 25 थी, कोविड के कारण 3 साल का बढ़ा दिया गया तो ये 20 से लेकर 28 हो गई है, ये याद रखना है। ठीक है। अब देखते हैं और आगे। तो यहां दे रखा है कि उम्मीदवारों का जो नाम होता है, तो नाम पे क्या याद रखना है, तो जो नाम है वो 10th 12th की मार्कशीट के आधार पर ही लिखना है। तो यहां दे रखा है कि और उसके बाद में अगर किसी ने परिवर्तित नाम करा रखा है, जैसे फीमेल कैंडिडेट होती है जो शादी के बाद अपना नाम चेंज करा लेती है, तो जो उनको परिवर्तित नाम ही उसमें के अंदर डालना है फॉर्म जब फिल करो, ये चीज याद रखना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें सभी दस्तावेजों पर उम्मीदवार के जो हस्ताक्षर हो
एक समान होने चाहिए, ये याद रखना है। उसके बाद हस्ताक्षर रनिंग हैंडराइटिंग में होना चाहिए। रनिंग हैंडराइटिंग का मतलब ये है कि अगर जैसे मेरा नाम राम है तो मैं राम ऐसे अगर सिग्नेचर करता हूं तो ये रॉन्ग होगा। इसके लिए आप मतलब ये नहीं कर सकते आप। अगर आप राम ऐसे लिखना चाहें तो आप राम ये लिख सकते हैं, तो रनिंग राइटिंग में आपका सिग्नेचर चलेगा। अगर आप कैपिटल लेटर में लिखते हैं तो नहीं लिख सकते, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा और ये आपका राइट रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका राइटिंग का मतलब सिग्नेचर आपको कैसे करने, ये चीज याद रखना। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो इसकी एज लिमिट मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि वैसे तो सामान्यतः इसकी एज लिमिट होती है 20 से 25 होती है, पर इसमें कोविड के कारण 20 से लेकर 28 कर दी गई है बढ़ाकर। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब अगर जो छूट दे रखी है तो सबकी छूट अलग अलग है। अगर हम बात करें ST/SC की तो ST/SC की 5 साल की छूट है, ये याद रखना। तो ST/SC को इसमें जो रिजर्वेशन रहेगा वो 5 साल को रहेगा, OBC का जो रिजर्वेशन रहेगा वो 3 साल का रहेगा, ये याद रखेंगे। और ये सबके रिजर्वेशन अलग अलग दे रखे तो आप इसके अंतर्गत देख सकते, पर मेनली जो ST/SC का जो रिजर्वेशन है वो 5 साल है, OBC का 3 साल है, और एज लिमिट का जो क्राइटेरिया है वो 20 से कितना है 28 साल है। तो वो चीज आपको याद रखना, और ये सबका अलग अलग रिजर्वेशन इसके अंतर्गत दे रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अगर हम बात करें कि उम्मीदवारों की जो जन्म तिथि, कई बच्चों को ये समझ नहीं आता कि उनकी एज इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है, तो आप इसमें याद रख सकते हैं कि अगर आप बात करें जनरल की, तो जनरल की जो जनरल वाला बंदा अगर 2/7/1996 से 1/7/2004 के बीच में वो पैदा हुआ है तो वो इसके लिए एलिजिबल है। OBC वाले बंदे की अगर अपन बात करें तो 2/7/1993 से लेकर 1/7/2004 के बीच में पैदा हुआ है तो वो एलिजिबल है। और ST/SC की बात करें तो ST/SC वाला बंदा 2/7/1991 से लेकर 1/7/2004 के बीच में अगर पैदा हुआ है तो वो इसके लिए एलिजिबल है, अदरवाइज वो एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। शैक्षणिक योग्यता की अगर अपन बात करें तो इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें दे रखा है कि इसके लिए जो योग्यता मांगी है तो ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए उम्मीदवारों के पास अंतिम तिथि यानी 14 मई 14/5/2024 को मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से जो शैक्षिक योग्यता है वो उनके पास होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इसकी जो निर्धारित योग्यता है वो 14/5 को कंप्लीट होना चाहिए, अदरवाइज आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ दे भी रखा है कि निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अपनी अंतिम तिथि परीक्षा के परिणाम परीक्षा प्राप्त करने वाले आवेदन नहीं करना चाहिए। यहाँ पे स्पष्ट दे रखा है कि जिन बच्चों ने एग्जाम दी है लास्ट ईयर की और अगर उनका रिजल्ट नहीं आया है 14/5 के पहले तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। यहाँ पे दे रखा है कि क्या योग्यता मांगी है, तो उप निरीक्षक के लिए जो योग्यता है वो यहाँ दे रखा है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की, मतलब जो ग्रेजुएट है वो लोग ही फॉर्म भर सकते हैं, पर जिन बच्चों का लास्ट ईयर चल रहा है और उन्होंने एग्जाम दे दी है अभी रिजल्ट नहीं आया है तो बच्चे इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ये चीज आपको ध्यान देना। अगर 14 मई के पहले आपके पास रिजल्ट आ जाता है तो आप उसके लिए एलिजिबल हो, अगर नहीं आता है तो उसके लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, अब देखते हैं आगे। देखते हैं परीक्षा शुल्क क्या रहने वाला है। तो परीक्षा शुल्क की अगर अपन बात करें सभी उम्मीदवार के लिए इस परीक्षा शुल्क 500 रुपए रहने वाला है, और शुल्क 500 में से 400 की शुल्क राशि आपको आपके खाते में वापस कर दी जाएगी बाद में। और ST/SC और भूतपूर्व सैनिक प्लस महिलाएं या अल्पसंख्यक या आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं उनको 250 रुपए का चार्जेस रहेगा, और वो भी उनके CBT 1 के बाद में CBT 1 एग्जाम के बाद में रिटर्न कर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप CBT 1 देते हो तो आपका जो पैसा है वो रिटर्न कर दिया जाएगा। जो इस कैटेगरी में आते हैं तो उनको 250 रुपए लगेंगे और 250 ही रिटर्न कर दिया जाएगा। पर अगर आप जनरल वाले बंदे हो तो 500 में से 400 रुपए रिटर्न कर दिया जाएगा। अगर आप CBT 1 नहीं देते हैं तो आपका 1 भी रुपया रिटर्न नहीं होगा। ये चीज आपको याद रखना है। अब अगर हम बात करें कि भर्ती प्रक्रिया क्या रहने वाली है, तो भर्ती प्रक्रिया की अगर अपन बात करें तो 3 चरण इसके होंगे भर्ती प्रक्रिया के।
पहले चरण की अगर अपन बात करें तो कंप्यूटर आधारित टेस्ट होने वाला है, ठीक है, जिसको अपन सीबीटी कहेंगे। दूसरे में होने वाला है फिजिकल, तीसरे में होने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो 3 चरण में आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, 3 चरण के बाद ही ज्वाइनिंग मिल पाएगी। अब अगर अपन आगे देखते हैं तो पहले एग्जाम की अगर हम बात करें तो जो CBT 1 होगा इसमें टोटल मिनट आपको 90 मिलेगा और क्वेश्चन आएंगे आपके 120। 90 मिनट का समय दिया जाएगा और क्वेश्चन की संख्या रहेगी 120। एक क्वेश्चन के लिए 1 अंक दिया जाएगा, ये चीज याद रखना। उम्मीदवारों को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। अगर आप गलत करते हैं तो उसका 1/3 काट भी लिया जाएगा। तो 1 नंबर का एक क्वेश्चन का जो नेगेटिव मार्किंग होगा वो 1/3 होगा। अगर हम बात करें UR, EWS, OBC, इनके लिए जो मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने, तो 35% है और ST SC के लिए ये संख्या नंबर कितना रहेगा, 30% रहने वाला है, ये याद रखेंगे। अब CBT 1 में प्राप्त अंकों को इस भर्ती प्रक्रिया के आगे चरणों के लिए उम्मीदवारी की शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे। मतलब कहने का ये है कि CBT 1 में जो आपका स्कोर आएगा उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। और कितने लोगों को शॉर्ट लिस्टेड करेंगे, तो जितनी वैकेंसी है उसका 10 गुना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। अब बात करें कि इसके सिलेबस में क्या क्या आने वाला है, तो सिलेबस की अगर अपन बात करें तो 35 क्वेश्चन तो मैथ्स के आने वाले हैं और 35 तो मैथ्स का आएगा, 35 ही रीजनिंग आएगा और 50 नंबर का यहाँ पे GS आएगा। GS मतलब GA भी बोल सकते हो या GS बोल सकते हो, सामान्य अध्ययन या सामान्य अवेयरनेस। अब 35 का मैथ्स में ये सिलेबस मैथ्स का है, रीजनिंग का है और ये GS है। अगर बात करें मैथ्स में क्या क्या है, तो यहाँ दे रखा है संख्या प्रणाली है, पूर्ण संख्या है, डेसिमल और भिन्न है और संख्याओं के बीच में संबंध, मौलिक अंकगणिती। तो देखो यहाँ कुछ भी दे रखा है, पर मैं आपको बता दूंगा कि रेलवे के एग्जाम में कहाँ से आएंगे क्वेश्चन, कौन से टॉपिक से आते, तो इसमें वो कुछ भी दे, जो उसको पूछना है वही पूछेगा। वो RPF के एग्जाम में यही होता है, ठीक है। ये सिलेबस तो उसने दे रखा है, जैसे हम यह दे रखा है सामान्य राजनीति। अब पॉलिटिकल साइंस से कुछ भी पूछ सकता है वो, या कोई सा भी आर्टिकल पूछ सकता है, जिसे भारतीय संविधान दे रखा है, कोई सा भी आर्टिकल पूछ लेगा। लिखा कितना उसने शॉर्ट में, भारतीय संविधान। अब भारतीय संविधान के अंतर्गत कुछ भी पूछा जा सकता है, ये चीज याद रखना है। तो ये मास रीजनिंग है और ये आपका GS है, तीनों टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे, ये देखेंगे अपन। अब फिजिकल के लिए क्या मापदंड रहने वाला है, ये चीज देखेंगे। अगर हम बात करें पुरुष के लिए तो 6 मिनट 30 सेकंड का आपको समय मिलेगा, 1600 मीटर की इसमें रनिंग है। बात करें गर्ल्स के लिए तो 800 मीटर है, जिसमें आपको समय मिलेगा 4 मिनट। लंबी कूद की बात करें तो 12 फीट बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए 9 फीट है। लॉन्ग जंप बॉयज के लिए 12 फीट है और 9 फीट किन के लिए, गर्ल्स के लिए। बात करें हाई जंप की तो 3 फीट 9 इंच है और गर्ल्स के लिए कितना है, मात्र 3 फीट है। आया समझ में। अब अगर बात करें हाइट की तो पुरुष के लिए जो हाइट है वो है 165। अगर कोई ST SC का है तो उसके लिए हाइट है 160। महिलाओं के लिए अगर EWS और जनरल और OBC से है तो 157 है और ST SC से है तो 152 है। अगर बात करें चेस्ट की, चेस्ट सिर्फ पुरुषों से मांगा जाता है, तो इसमें यहां दे रखा है चेस्ट ओनली फॉर मेल्स। तो ये 80 बिना फुला है और फुलाने पर ये कितना है, 85। और ST SC के लिए 76.2 से लेकर फुलाने पर है 81.2, ये याद रखना। अब ये जो इनसे आते हैं जैसे गढ़वाली है, गोरखा है, मराठा है, डोगरा है, कुमाऊनी है, तो इनकी जो हाइट है वो 163 है। और अगर अपन बात करें तो फीमेल मेंबर की हाइट है 155। चेस्ट इनका मांगा है 80 और इनका मांगा है फुलाने पर बात करें तो 85। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये था RPF SI के बारे में पूरा डेटा। अगर आपको और भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और RPF कांस्टेबल और RPF SI, कांस्टेबल और SI दोनों की तैयारी मैं आपको करवाऊंगा YouTube पर। वो सारे के सारे टॉपिक अपन 1 by 1 पढ़ेंगे। SI के लिए भी पढ़ेंगे और RPF कांस्टेबल के लिए भी पढ़ेंगे। तो आप जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद।